नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। 0.91% की तेजी देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से देखें तो मार्केट में तेजी वाला माहौल देखने को मिल रहा है। रीजन है एफआईआई की बाइंग। आप देख सकते हैं आज के दिन भी 806 करोड़ की बाइंग हुई है, जबकि डीआईआई ने 947 करोड़ की सेलिंग की है। अब दोस्तों ये पैटर्न काफी देखने को मिलता है। जब एफआईआई बाइंग करती है तो डीआईआई सेलिंग करती है, और जब डीआईआई सेलिंग करती है तो एफआईआई बाइंग करती है। उससे पहले देखिए 3 अप्रैल को 321 करोड़ की बाइंग हुई थी एफआईआई के तरफ से, और 328 करोड़ की सेलिंग हुई थी डीआईआई के तरफ से। उसके बाद 31 मार्च को देखिए बाइंग हुई थी। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मिलकर बाइंग किया था। 29 मार्च को देखिए दोनों ने बाइंग किया था। 28 मार्च को देखिए एफआईआई ने 1500 करोड़ का बाइंग किया था, जबकि डीआईआई ने 156 करोड़ का सेलिंग किया था। अब दोस्तों मैंने आपको कई बार बोला है कि मार्केट में अगर तेजी लाना है तो उसके लिए एफआईआई का वापस आना, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों इसका रीजन है इंडियन मार्केट में एफआईआई होल्डिंग्स के मामले में डोमिनेट करती है। डीआईआई का होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर 2015 में देखते तो ये परसेंटेज मात्र आपको 18% देखने को मिलता, और वो भी तब जब इसमें आपको एचएनआई, रिटेल इन्वेस्टर और डीआईआई कंबाइन होती थी। लेकिन अभी के समय देखें तो बढ़ता जा रहा है। 2015 में एफआईआई का टोटल होल्डिंग 23.30% था, जबकि डीआईआई, रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई का देख सकते हैं 18% था। लेकिन अभी के समय रेशियो बदलता हुआ नजर आ रहा है। डीआईआई की होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, और ये रेशियो अपने ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच चुका है, मात्र 1.32% हो गया है। लेकिन दोस्तों अभी भी देखें तो एफआईआई इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रही है, और आने वाले कुछ सालों तक डोमिनेट करते रहेगी। और इसलिए अगर इंडियन मार्केट में तेजी होना है तो उसके लिए एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं बदल रहा है। धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। डीआईआई की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। तो वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब हम एफआईआई के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारी डिपेंडेंसी एफआईआई के इन्वेस्टमेंट से थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी जैसे जैसे वक्त बदलेगा। अब दोस्तों आपको एक हिस्टोरिकल डेटा दिखाना चाहूंगा। देखिए बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि एफआईआई सेलिंग कर रही है, लेकिन एफआईआई की सेलिंग ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है। अब 2008 में आप सबको पता है मार्केट क्रैश कर गया था। उस समय एफआईआई का होल्डिंग पूरा तरीका से गायब हो गया था मार्केट से, और देखिए उसके बाद वाले साल में कितनी बड़ी बड़ी बाइंग हुई है। तो जब भी एफआईआई सेलिंग करती है उसके बाद वाले कुछ सालों में बड़ी बाइंग देखने को मिलती है। उसके बाद FI18 में एफआईआई ने नेट सेलिंग किया था। उसके बाद 2 साल में देखिए कैसे एफआईआई ने कंटिन्यू बाइंग की, और बड़े बड़े लाइन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों एफआईआई जितनी सेलिंग कर रही है उतनी ही ज्यादा बाइंग करेगी, और जितनी ज्यादा बाइंग करेगी उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है। आपने अच्छा स्टॉक चुन लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छे लेवल पर बाइंग भी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से स्टॉक नहीं गिर सकता है। मार्केट के बारे में आपको भी अंदाजा नहीं है, मुझे भी अंदाजा नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको एग्जैक्ट बता सके कि मार्केट में आने वाले समय में क्या होने वाला है। सभी कोई अंदाजा लगाते हैं, और सभी का अंदाजा सही भी होता है और सभी का अंदाजा गलत भी होता है। कभी किसी का सही होता है, कभी किसी का गलत होता है। इसलिए दोस्तों अंदाजे का चक्कर में मत पड़िए, प्रिडिक्शन का कोशिश मत करिए। अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पर बाइंग करने की कोशिश करिए, और जब भी मार्केट में रिकवरी होगी आपको भी नहीं पता है कब होगा, लेकिन जब भी होगी आप मार्केट से बड़ा रिटर्न कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप मार्केट के रिकवर होने का इंतजार करेंगे तो फिर आप इन्वेस्टमेंट सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहली स्टॉक के साथ। नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों आज के दिन स्टॉक में देखें
2.65% की तेजी देखने को मिल रही है। ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था। मैंने कई बार बोला था आप 1300 के लेवल पर आसपास बाइंग कर सकते हैं, साथ में 1250 रुपीज के आसपास भी कई बार स्टॉक गया था, और मैंने बोला था जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले इस स्टॉक में बाइंग करने का मौका देखिए। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट का एक्सपेक्टेशंस नहीं था, क्योंकि गर्मियों वाला सीजन आने वाला है। सभी को पता है गर्मियों के सीजन में कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बढ़ जाती है, और FY23 का समर सीजन बहुत लंबा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक की सेलिंग और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हर बार ऐसा होता था कि VVL अपने स्टॉक को जनवरी मंथ से तैयार करती थी, लेकिन इस साल दिसंबर के मंथ से ही स्टॉक को तैयार करना स्टार्ट कर दिया गया था, इसलिए आने वाले समय में कंपनी का नंबर्स काफी अच्छा आ सकता है। अब दोस्तों इस स्टॉक के लिए टारगेट भी निकल कर आया था, आप देख सकते हैं डेट 10 मार्च का डेट है, और मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया था 1620 रुपीज का। आज के दिन स्टॉक ने अपने 1450 रुपीज के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये आसानी से 1500 रुपीज तक जा सकता है, या और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। अब दोस्तों लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखिए 27% का है, 1 ईयर में 123% का रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एक हाई ग्रोथ कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन क्या करेंट मार्केट लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, हर दिन मार्केट में तेजी नहीं रहने वाली है। आज के दिन तेजी थी, हो सकता है कल के दिन तेजी हो, लेकिन मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। इसलिए ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मार्केट में बुल रन आ गया है और मार्केट में पूरी तरीका से रिकवरी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है कल के दिन मार्केट में तेजी हो, उसके बाद मंडे में आपको गिरावट देखने को मिले। जिस दिन आपको स्टॉक में गिरावट वाला माहौल मिले, आप 1400 रुपीज से स्टॉक में बाइंग का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा बाइंग मत करिएगा, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर आज पहुंच चुका है, और किसी भी स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई पर बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो अभी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, अभी दूसरे स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं जिनमें आपको डिस्काउंट अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टॉक है LTTS। आज के दिन स्टॉक में 6% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले देखिए नोमुरा ने टारगेट दिया था और स्टॉक में डाउनग्रेड की रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस बताया था 3050 रुपीज। लेकिन दोस्तों मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है कि किसी भी ब्रोकर के सेल के रेटिंग को देखकर अपने स्टॉक को सेल मत कर दीजिएगा। वो कभी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए टारगेट नहीं देते हैं, वो टारगेट देते हैं किसी और टारगेट के वजह से। आप समझिए, जब वो सेल की रेटिंग देते हैं तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है, जब बाय की रेटिंग देते हैं तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा ज्यादातर मामलों में देखा गया है। इसलिए दोस्तों कभी भी ब्रोकर के टारगेट को देखकर आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, बहुत ही बड़े ग्रुप की कंपनी है, L&T ग्रुप की कंपनी है, तो मैनेजमेंट का कोई भी इशू इस कंपनी में निकल कर आने वाला नहीं है। एक मिड कैप साइज की कंपनी है, और ग्रोथ के मामले में बहुत ही अच्छी कंपनी है। और वैल्यूएशन वाइज भी देखने जाएंगे तो टाटा एलेक्सी और KPIT के कंपैरिजन में ये स्टॉक काफी वैल्यूएबल नजर आती है। 35-36 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये कंपनी EV के सेगमेंट में भी है, साथ में AI के ऊपर काम कर रही है, और बहुत सारा ऐसा फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। अब आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, टाटा एलेक्सी। बहुत साल पहले टाटा एलेक्सी को कोई भी नहीं पूछता था, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि कंपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, और जब हम काम करते हैं फ्यूचर के टेक्नोलॉजी पर तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, और उस समय कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन जैसे ही कंपनी उस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेती है, उसमें कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगता है, कंपनी का बिजनेस आने लगता है, वैसे सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के पीछे पड़ जाते हैं। और सेम चीज
और ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि एलटीटीएस का बिजनेस अभी के समय देखें तो ग्रोथ बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट आपको सेल्स का ग्रोथ 20% के आसपास नजर आएगा, जिसको कि बहुत अच्छा माना जाएगा। साथ में कंपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। अगर फ्यूचर में कंपनी सक्सेस करती है तो कंपनी में बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये कंपनी सर्विस आईटी कंपनी नहीं है, जैसे टीसीएस सर्विस आईटी कंपनी है, इंफोसिस, विप्रो, ये सब सारी सर्विस आईटी कंपनी है, लेकिन ये एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी है। तो अगर आपने दूसरी आईटी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फिर भी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेगमेंट बिल्कुल अलग है। सपोर्ट प्राइस की बात करें, 3500 रुपीज पर पहला सपोर्ट है। हर 250 रुपए के गैप में सपोर्ट नजर आता है। गिरावट हुई थी, लेकिन 3300 रुपीज के आसपास स्टॉक गया था और वहीं से स्टॉक में फिर से तेजी देखने को मिल गई है। तो अगर स्टॉक में फिर से गिरावट होती है, 3500 रुपीज के आसपास मिलता है, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी के समय देखें तो मुझे लगता है 3750 रुपीज का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक स्टॉक जाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब दोस्तों, इस स्टॉक को हमने 2-3 दिन पहले ही कवर किया था और उससे पहले भी कई बार कवर किया था, और मैंने बोला था अभी के समय स्टॉक सेलिंग जोन में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सेल नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, लेकिन दोस्तों मैंने कई बार बोला था कि स्टॉक में गिरावट का स्कोप बहुत ही लिमिटेड बचा है। बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि वैल्यूएशन हाई है, ईटीसी, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन अभी हाई नहीं है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से कंपनी को मार्केट ने हाई वैल्यूएशन दिया हुआ है। इसका रीजन है ग्रोथ, दूसरा है कंपनी का जो स्टोर है वो ज्यादातर स्टोर को कंपनी ओन करती है, और जो भी शेयर होल्डर हैं उनको साथ में जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होता है कॉस्ट में, उसका भी बेनिफिट मिलता है। आने वाले समय में कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब दोस्तों, अगर यूएस के मार्केट को थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, रिटेल सेगमेंट के मार्केट को, तो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनी आपको रिटेल सेगमेंट में मिलेगी और सारी ही कंपनी प्रॉफिटेबल है। इंडिया में देखें तो वहां के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है और सिर्फ 2 ही बड़ी प्लेयर है, एक है रिलायंस रिटेल और दूसरा है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो ग्रोथ का अनलिमिटेड स्कोप यहां पर नजर आता है, इसलिए कंपनी में वैल्यूएशन भी हाई है। तो आप इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि स्टॉक 4000 रुपीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 3750 रुपीज पर एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको भी स्टॉक ब्रेक करता है तो आसानी से 4000 रुपीज तक जा सकता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी है। अगर स्टॉक में आपको कुछ भी गिरावट मिलती है, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करने का ही मौका देखना चाहिए। टेंशन फ्री रिटर्न ये कंपनी आपको देते रहेगी। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।